गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारी 10th की कोर्स बी है उसी का एक चैप्टर है तंतारा वामिरो की कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ में प्रवेश पढ़ते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। कहने का भाव है कि समय के साथ साथ किस्सों में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे किस्से हम सुनते हैं वैसे ही हमें पढ़ने के लिए मिले। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है, यानी इन किस्सों से हमें कोई ना कोई संदेश या सीख ज़रूर मिलती है। निहित होना, शामिल होना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है, यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, उनकी कहानियाँ। और उनमें से लीलाधर मंडलोई जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उक्त होता है ऊपर, मतलब ऊपर जिस द्वीप के बारे में बताया गया है उस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था, यानी जो द्वेष ईर्ष्या भाव था वो बहुत गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। युगल होता है युवा, युवा जो लड़का था और लड़की, उन दोनों का जो जोड़ा है उसको युगल बोला जाता है। उन्होंने क्या दिया? आत्म बलिदान दिया उस द्वेष को मिटाने के लिए। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, यानी अंडमान जो द्वीप समूह है उसका अंतिम दक्षिण की तरफ जो अंतिम द्वीप है उसको क्या बोला जाता है? लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला होती है क्रम, यानी द्वीप समूह है वो एक क्रम में उसकी शुरुआत हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम होती है बहुत पुरानी जो संस्कृति है उसी के केंद्र है, जो जनजाति वहाँ रहती थी। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि जो द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, वो विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी कि जो द्वीप समूह है पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार और अंडमान, ये दोनों एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। लोक कथा जो लोगों द्वारा प्रचलित है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर, यानी कि तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी कि सब लोग उसे जानते थे। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, यानी कि मुसीबत के समय जो तंतारा था उसको याद करते थे लोग, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर
वह उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति थी। यानी लोगों का मानना था कि जो तलवार तंतारा के पास थी उसमें देवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, क्योंकि जो तलवार थी वो लकड़ी की थी, इसलिए वो उसका कभी उपयोग भी नहीं करता। किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार से अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। यानी कि जो लोग हैं वो मानते थे कि जो तलवार है वो बेशक लकड़ी की है लेकिन उसमें बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण का अर्थ है मतलब अद्भुत, उसमें कोई रहस्य था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज होता है जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी, यानी कि हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सने सने क्षीण होने को थी। शने शने होती है धीरे धीरे, क्षीण होती है कमज़ोर, कि धीरे धीरे जो शाम में वो ढल रही थी, इसलिए पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। समुद्र पर निहारने का मतलब कि जो सूरज चमकता है उसकी जो किरणें होती है वो समुद्र के पानी पे गिरती है, इसलिए वो समुद्र के पानी में जो सूरज है उसको देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल तेज वेग से उसकी तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा होता है मतलब वो जो खोया हुआ था वो एकदम से जाग गया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी चैतन्य, यानी कि जैसे ही वो जागरूक हुआ, जैसे ही वो सचेत हुआ, तो सचेत होते ही वह विवश होकर उधर ही उठ कर चलने लगा जिधर अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल होता है व्याकुल, परेशान सा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य से बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यानी कि वह युवती भी समुद्र के पास किनारे बैठी थी और समुद्र के जो सूरज की जो किरणें समुद्र में गिर रही थी उनको निहारते हुए गाना गा रही थी। देव यह एक श्रृंगार गीत था। जो युवती गा रही थी वह एक प्रेम भरा गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द यानी बिना कुछ बोले ही उसे देखे जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। किसको? जो लड़की थी, जो युवती थी, जो गाना गा रही थी, उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। किससे? युवती से। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। विस्मित होता है आश्चर्यचकित, कि वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। ये कोमल भावना का अर्थ यानी कि उसके अंदर जो ततारा था उसके प्रति प्रेम का संचार हुआ। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। संयत अपने आप को संभाल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? असंगत प्रश्न यानी बेवजह आप ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, यानी कि दोबारा से पूछा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा, क्योंकि युवती कह रही है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने गांव के युवक की बात मान सकती हूँ, दूसरे गांव के युवक की बात क्यों मानूं? लेकिन जो ततारा है वो अपना ही जो सवाल है वही किए जा रहा है। इसलिए युवती कहती है कि मेरे प्रश्न का जवाब तो नहीं है ये।
सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। यानी कि जो इसलिए ततारा पूछ रहा है कि तुम कौन हो। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी। उसने पुनः विनय की, यानी दोबारा उससे प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार फिर से लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की भी हद है, यानी कि बदतमीजी की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। चेतना होती है जो जागरूकता है, और लुप्त होना गुम हो जाना। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता से आग्रह किया, यानी कि मजबूर होकर उससे विनम्र निवेदन किया कि अपना नाम बता दो। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी कि ततारा लगातार युवती को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। किसके? युवती के चेहरे पर। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामिरो, वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी कि उसे प्रार्थना करते हुए कहा, क्या तुम कल भी यहाँ पर आओगी? नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्य अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। वामिरो ने अनमस्कता पूर्वक कहा, अन्य मनस जो मानसिकता पूर्वक कहा, मतलब दूसरी तरफ सोचते हुए कहा, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी, यानी लपाती गांव की तरफ बेसुध होकर दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार। तुम्हारी बाट जोहूंगा, यानी तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, यानी कि जो ततारा था उसको वामिरो बार बार याद कर रही थी, इसलिए वो उसको ऐसे झूठी छटपटाहट, यानी कि वो सिर्फ दिखा रही थी कि मैं उसको याद नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको याद कर रही थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, यानी कि अपनी विचारधारा को अलग तरीके से सोचने में शुरू किया ताकि वो ततारा को भूल जाए। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों पर तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, बलिष्ठ होता है बलशाली, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। कौन सोचती थी? वामिरो। वामिरो जैसे अपना जीवन साथी चाहती थी, ठीक वैसा ही कौन था? ततारा था। इसलिए वामिरो उसको पसंद करने लगती है। उसका किंतु दूसरे अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि उस समय की जो परंपरा थी कि जो एक गांव के युवक युवती है वही शादी कर सकते थे, दूसरे गांव के युवक या युवती आपस में शादी नहीं कर सकते थे। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठकर समझा। श्रेष्ठकर होता सबसे अच्छा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्मेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्मेश याचक मतलब बिना पलक झपकाए जो उसकी तरफ देख रहा था। याचक होते याचना करने वाला, और प्रतीक्षा इंतजार में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे, बेचैन थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आँच रहित और एक ठंडा, यानी कि आँच रहित का मतलब होता है जो दिन है वो सुबह, जो सुबह थी वो आँच रहित यानी गर्मी से रहित, गर्मी के बिना थी, और एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी।
ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, अचंभित, आश्चर्यचकित, साथ ही रोमांचित भी, यानी उसे अच्छा भी लग रहा था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। लबामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका यानी कि संदेह उसके अंदर था। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह में डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यानी जिस तरह से समुद्र सूरज डूब रहा था, ठीक उसी तरह से उसकी उम्मीद भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुट से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। झुरमुट से यानी कि अचानक उसी समय जो नारियल के पेड़ थे उसमें से एक आकृति यानी कि कोई आता हुआ दिखाई दिया। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह बामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। यानी कि वह देख रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी दोनों कुछ नहीं बोले। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, यानी एक दूसरे को देखते रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अब अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। निश्चल यानी कि बिना किसी छल कपट के, और शब्दहीन बिना किसी शब्द के। ततारा वही खड़ा रहा और जो वामिरो थी वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्तिवत एक दूसरे को निर्मेश ताकते रहते। मूर्तिवत यानी कि बिना हिले डुले, एक दूसरे को निर्मेश बिना पलक झपकाए देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। भीतर क्या था? समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी जो अनवरत गहरा रहा था, जो बिना किसी कारण ही मतलब वो गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। यानी कि कुछ लपाती जो गांव के जो युवक थे, उन्हें इस प्रेम के बारे में क्या हो गई? भनक लग गई, यानी उन्हें पता लग गया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ये आपको ये याद रखना है। वामिरो किस गांव की थी? लपाती ग्राम यानी कि गांव की, और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव न था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के शादी नहीं कर सकते थे। उस समय का ये रिवाज था। रीति अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था, यानी उनकी शादी इस तभी हो सकती थी जब दोनों एक ही गांव के होते। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, यानी दोनों ही नहीं माने। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा गांव का किसका था? ततारा था, वो उसके गांव में पशु पर्व, जहाँ पशुओं का मेला लगता है। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। यानी जो पशुओं को लेकर आते हैं जो युवक, उनकी शक्ति की परीक्षा भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, यानी कि ततारा का मन उन कार्यक्रमों में नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे ही कोई झांकता दिखा, उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश। वह वामिरो थी जो भय बस सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी। वामिरो की आंखों में क्या था? पानी था। होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हुआ, यानी कि बहुत ततारा बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुद्र स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी।
किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि जो ततारा है वो असमंजस में पड़ा हुआ है कि क्या करूं क्या ना करूं। वामिरा के रुद्र स्वर को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला उठी। आग बबूला होना मुहावरा है, यानी क्रोधित हो उठना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। उसकी माँ को बहुत अपमानित महसूस हुआ क्योंकि सारे गांव के लोग वहीं थे। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, किसे ततारा को जो विवाह की परंपरा थी उस पर जो निषेध परंपरा थी, निषेध का मतलब कि एक जो अलग अलग गांव के लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते, इसलिए इस परंपरा पर क्षोभ यानी क्रोध था। वहीं अपनी असहायता पर खिज, असहायता यानी ततारा कुछ कर नहीं पा रहा था, उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, यानी कि जैसे वामिरो रो रही थी उससे उसको और भी तकलीफ हो रही थी। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास ही उसका हाथ, अचानक ही उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका, यानी जहां से तलवार को पकड़ते हैं उसका जो हेड होता है उस पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, यानी क्रोध को बुझाने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। तलवार के अंदर शक्ति भरकर उसे क्या किया, धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। कौन? तंतारा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। जो जहां पर तलवार घोंपी गई थी उसी की सीध में क्या हो गई, धरती फटती चली जा रही थी, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। भय से आकुल, यानी कि भय से बेचैन। व्याकुल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भय से आकुल। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। सिहर उठना, डर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता यानी काटता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा, यानी कि बेहोश, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड भूखंड धरती का टुकड़ा पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग होना, अलग होना। दोनों उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। लोगों ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। आज न तंतारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, यानी निकोबारी जो लोग हैं, निकोबार के जो लोग अंडमान निकोबार, उनका मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के दो टुकड़े हो गए। यानी कि पहले ये एक ही था कार निकोबार, फिर वो अलग अलग हो गया। उसमें दूसरा क्या बन गया? लिटिल अंडमान,
यानी कि अंडमान निकोबार पहले एक ही होता था, फिर उसके दो टुकड़े हो गए, तो एक को लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता था, जो कि आज कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे, यानी कि विवाह एक दूसरे के गांव में हो शुरू कर दिया। तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो कहानी का अंत इस प्रकार से होता है कि जो त्याग तंतारा और वामिरो के प्रेम का जो बुरा अंत हुआ, उसका फायदा बाकी जो पीछे आने वाली पीढ़ी थी उसको मिला, और आपस में दोनों जो द्वीप थे उनमें प्रेम संबंध बना, विवाह संबंध बना, और इस तरह से एक दूसरे के बीच में जो द्वेष था वो खत्म हो गया। इस तरह का परिवर्तन किसकी त्याग से आया? तंतारा वामिरो के त्याग से। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।